हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि हम आपको बायोलॉजी का चैप्टर करवा रहे हैं, तो आज आपको बायोलॉजी का चैप्टर का हम पार्ट 2 जो कल हम जहां तक कराए थे उसके बारे में रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद में आपको जो है नेक्स्ट वाला बताएंगे। तो फ्रेंड एक बात और कि हमने अब थोड़ा अपने टाइम शेड्यूल में भी किया है। मैं टाइम शेड्यूल आपको बताता हूँ। जैसे देखो, हमारी क्लास जो फ्रेंड मंडे टू सैटरडे रहेगी 12 बजे, ताकि ये मैथ की क्लास रहेगी फ्रेंड। मैथ रहेगा फ्रेंड ये। ओके फ्रेंड, और हमारा जो सैटरडे एंड संडे 2 दिन जो रहेगा फ्रेंड, वो हमारा जीएस का जो भी हम करवाएंगे, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी करवाएंगे, लेकिन जीएस में लेता हूँ, जीएस प्लस स्टैटिक जीके का रहेगा। ठीक है फ्रेंड, यानी 2 दिन हम आपको क्लास में करवाएंगे, सैटरडे और संडे जीएस और स्टैटिक जीके। और मंडे टू सैटरडे जो फ्रेंड कराएंगे आपको, हम करवाएंगे मैथ। जो मैथ की 2 क्लास रहेंगी। एक तो वर्क टाइम चल रहा है 0 to हीरो कंसेप्ट का, वो तो निश्चित है चलेगा ही। लेकिन फ्रेंड एक हम जैसे कि पंजाब के अभी गवर्नमेंट के एग्जाम, जो पंजाब गवर्नमेंट के वाले एग्जाम थे, जैसे P3+ भी कंडक्ट करने वाली है। पटवारी हो गया, टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन का हो गया, या सेल्समैन, जितने भी मार्केट की जो अभी वैकेंसी आई थी, उन सभी का जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होने वाला है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, तो हमको पता है कि आप लोग सब तो तैयारी कर चुके हैं अच्छे से, लेकिन कुछ जैसे मेंस्ट्रुएशन के जैसे चैप्टर है वो काफ़ी टफ होता है, बच्चों को भी मुश्किल लगता है। तो मेंस्ट्रुएशन का हम सीरीज लेके आएंगे 2D और 3D मेंस्ट्रुएशन, और बाकी उसका हम करवाएंगे। तो मैथ का जो दूसरा क्लास होगा फ्रेंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो P3+V के लिए होगा एंड प्लस मार्कफेड के लिए होगा। ये जो फ्रेंड ये जो क्लास रहने वाला है मेंस्ट्रुएशन का होगा, इनका मैथ का मेंस्ट्रुएशन 2D एंड 3D। ये क्लास फ्रेंड मैं लेने वाला हूँ डेली। आपकी भी मंडे टू सैटरडे चलेगी। बट फिलहाल अभी जो आपकी ये जो क्लास जो थी जीएस की और स्टैटिक की, ये आपको डेली, यानी डेली तो नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, लेकिन आपको सैटरडे संडे क्लास आपको निश्चित जीएस की मिलेगी। तो फ्रेंड टाइम का शॉर्टेज होने के कारण ही मैं थोड़ा क्लास को लेट कर रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड आपको मैथ को रेगुलर चलेगा फ्रेंड। ओके, और करंट अफेयर्स की फ्रेंड जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, 10 MCQ हम लोग आपके सामने पीपीटी में लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कह दीजिए। वैसे MCQ होते हैं जो कि आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। हालांकि मेरे कितने फ्रेंड जो भी तैयारी कर रहे होंगे, मेरे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी जो ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ते हैं। तो फ्रेंड वो जैसे कि कई आपको पता है कि टेस्ट सीरीज जैसे ऑनलाइन बिकती हैं, तो उनमें उन्होंने अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चन। तो उसमें हमारा जो स्टडी जीके का भी हमने आपको पढ़ाया था, स्टडी जीके में जल संधिया के लेकर, यानी जल संधिया यानी स्ट्रेट्स के बारे में और बॉर्डर्स के बारे में पढ़ाया। तो काफ़ी एग्जाम में उन लोग टेस्ट सीरीज में भी आए हैं, करंट अफेयर से भी आ रहे हैं, यानी हमारे कराए हुए टेस्ट सीरीज में भी फ्रेम हो रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो आप हमारा डेली व्यू कीजिए करंट अफेयर्स का, तो जो कि आपको काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और आपको बेसिक क्लियर करेगा, क्योंकि मैं डिटेल में आपको करवाता हूं, और साथ में उसके कुछ जैसे किसी भी क्वेश्चन का स्टैटिक क्वेश्चन होता है मैं बताते चलता हूं पैरेलल। तो फ्रेंड इसीलिए बोल रहा हूं कि आप करंट अफेयर्स का क्लास जो डेली रहेगा संडे मंडे टू सैटरडे, मैथ भी मंडे टू सैटरडे, लेकिन स्टडी जीके और आपका जीएस रहेगा वो संडे, सैटरडे और संडे रहेगा। तो फ्रेंड चलिए हम आपको आगे करवाते हैं नेक्स्ट हमारा जो बायोलॉजी का पार्ट 2 जो हम करवा दिए थे, जहाँ पे उसके आगे का जो क्वेश्चन बचा था वो करवाते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए। जैसा कि फ्रेंड मैंने बायोलॉजी में आपको पार्ट 1 में सेंट्रोसोम तक करवा दिया था, उसके बाद वाला जो है आज मैं करवाऊंगा। तो फ्रेंड देखिए, सेंट्रोसोम के करवाने से पहले भी, जो पार्ट 2 करवाने से पहले मैं कुछ रिवीजन ले लेता हूँ, बता देता हूँ। तो मैंने जैसे बताया था बायोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं, यानी अरिस्टोटल बोलते हैं इंग्लिश में, और अरस्तु हिंदी में बोलते हैं। वो फादर है बायोलॉजी के। और साथ में फ्रेंड फादर जो बायोलॉजी है उसके 2 पार्ट्स है, जैसे मैंने बताया था, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी जो है फ्रेंड, जूलॉजी का जो फादर है वो भी अरिस्टोटल है, और यानी अरस्तु है, और बॉटनी के जो है थियोफ्रेस्टस वो फादर है बॉटनी के। तो फ्रेंड जूलॉजी में हम जूलॉजी के बारे में ही पढ़ रहे थे। जूलॉजी यानी जीव जंतु विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, कि लॉजी का मतलब होता है फ्रेंड अध्ययन करना, किसी के बारे में स्टडी करना, वो लॉजी होता है।
बाकी जो उसके साथ जो नेम लगा होता है प्लस में वो उसके बारे में, जैसे जू हो गया, जू में इसके जानवर वगैरह जंतु वगैरह आते हैं, इसलिए जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान बोल सकते हैं उसको हम, जंतुओं के बारे में अध्ययन। ठीक है, तो मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल क्या है। सेल क्या है, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सेल सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी किसी भी जीवन का जो आधार लाइफ होता है, आधार जीवन का आधार होता है वो सेल होता है, क्योंकि बहुत सारे सेल जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो मैं सेल के बारे में जो बहुत ही मतलब सेल, तो अगर सेल के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी लेंथी होता है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी आसान भाषा में बता दूँ, बहुत सारे यानी ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू बहुत सारे, देखिए नंबर ऑफ सेल कह दीजिए, ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं हम इसको, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल कह दीजिए, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यू है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये मिलकर फ्रेंड ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ना ग्रुप ऑफ ऑर्गन कह दीजिए इसको, ये आपको बॉडी बनाते हैं। मैंने आपको पता है कि हमारे जो हैंड हो गए, हाथ हो गए, पैर हो गए, सभी ऑर्गन्स है, तो ये सभी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर फ्रेंड बॉडी के पार्ट्स कह दीजिए हम, ये बॉडी बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये मतलब कहने मतलब ऐसे तो फ्रेंड बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर बॉडी बनाते हैं। ऐसे मतलब लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैंने आपको मेन जो 4 प्रोसेस है, देखिए सेल, टिश्यू, ऑर्गन और हमारा बॉडी, ये बनता है, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन ले लेते हैं क्या क्या था सेल के बारे में। देखिए फ्रेंड, सेल को जो बायोलॉजिकल नेम है इसको साइटो बोलते हैं। बायोलॉजिकल नेम में सेल को क्या बोला जाता है, साइटो बोला जाता है, इसलिए स्टडी ऑफ सेल क्या हुआ, साइटोलॉजी हुआ। ठीक है, तो यानी सेल का अध्ययन करना क्या कहलाता है फ्रेंड, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड एक और बात, मैं साथ में आपको इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में बोलते चलूँगा, क्योंकि फ्रेंड साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको हिंदी में चाहे नहीं पता होगा तो चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में आपको जरूर पता होना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी बोलूँगा, इंग्लिश में लिखूँगा, तो आप इंग्लिश के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने बताया था फ्रेंड, सेल के फाउंड किसने किया, उसका खोज किसने की थी, फाउंडेशन कर रहा हूँ मैं, कि उसको डिस्कवरी किसने की थी सेल की। तो सेल की डिस्कवरी फ्रेंड मैं लिख देता हूँ, सेल की जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, मैंने बता दिया क्लास में, मैं क्विक रिवीजन लेता हूँ। और फ्रेंड जो किए थे इन्होंने, डेड सेल किया था, फिर उसके बाद सेल जो लाइव सेल थे, जीवित सेल कह सकते हैं जिसको हम, जीवित सेल की खोज की थी लेवन वॉन हुक ने की थी, एंटोनियो वॉन लीवन हुक ने की थी। ओके फ्रेंड, ये सेल का खोज हुआ था। उसके बाद फ्रेंड आ जाइए आप, सबसे बड़ा सेल मैंने बताया था, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल ऑफ द अर्थ क्या है, हमारे अर्थ पर सबसे बड़ा सेल क्या है, तो एक अंडा है। फ्रेंड वो बता दीजिए किस चीज़ का अंडा होगा, तो वो ऑस्ट्रिच होगा। ऑस्ट्रिच एक पंछी है जिसका वो अंडा है जो एक सेल से बना हुआ है। तो हमारे अर्थ में सबसे बड़ा कोई सेल है यानी कोशिका है, तो ऑस्ट्रिच का एग है। फिर मैंने बोला था लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबा सेल, तो सबसे लंबा सेल फ्रेंड हमारा न्यूरॉन का सेल है। न्यूरॉन यानी हमारे नर्वस सिस्टम, जो भी नर्वस सिस्टम से मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेकर हमारे ब्रेन तक जो भी सेल लाइन जा रहे हैं, मतलब मिलकर बना हुआ सेल से मिलकर न्यूरॉन, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो न्यूरॉन होता है कि जो काफ़ी लंबा सा स्ट्रक्चर मैं बता दूँगा, ऐसे स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का फ्रेंड। ऐसे मतलब जो जुड़ा हुआ होता है फ्रेंड, इतना लंबा काफ़ी क्या दीजिए इसको, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी ये लंबा होता है, ऐसी स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अगले अब मैंने बताया था कि लॉन्गेस्ट हो गया, उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल बताया था, सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो फ्रेंड सबसे छोटा सेल जो होता है ह्यूमन में, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सबसे छोटा सेल देखिए वो होता है मेल का स्पर्म। जो मेल यानी जो पुरुष प्रजाति होती है उसमें जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होते हैं, वो सबसे छोटे सेल गिने जाते हैं। और वही फिर हमारे जो मेल, अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो वो होता है फीमेल का ओवम। ओवम जो होता है, जो महिला प्रजाति जो ओवम होता है, वो सबसे बड़ा सेल होता है ह्यूमन में कह दे तो। अगर हम अर्थ की बात करें ओवरऑल, तो माइकोप्लाज्म जो होता है सबसे छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्म सबसे छोटा सेल होता है फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने एक और चीज़ बताया था आपको कि रीजेनरेशन के बारे में बताया था।
रीजनरेशन का मतलब होता है कि रिकवरी कैसे होता है, किसी भी हमारे अंग में डैमेज हो जाए या नुकसान हो जाए उसका हम कैसे रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब कैसे होता है। तो फ्रेंड देखिए क्या होता है, सेल डिवीजन होता है हमारे बॉडी में। अगर आप एग्जाम्पल के लिए आप अगर जिम करने जाते हैं तो जिम करते हैं तो आप देखते हैं कि अपने बॉडी में काफ़ी थकावट या काफ़ी ज़्यादा पेन वगैरह हल्का हल्का होने लगता है, कि पेन होने लगता है। उसका कारण होता है हमारे काफ़ी ज़्यादा सेल या टिश्यू क्या होते हैं, टाइम डैमेज हो जाते हैं। तो सेल टिश्यू को अगर डैमेज होने के बाद को हम रिकवर करते हैं, तो रिकवर करने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि हमें डाइट लेना पड़ता है जो कि नए सेल बन सके, डाइट लेना पड़ता है, प्रोटीन लेना पड़ता है कि हमारे नया सेल बन जाए। तो फिर हम नया सेल ऐसे नहीं बनता है। जब आप डाइट वगैरह लेते हैं तो आपके जो सेंट्रोसोम होता है बॉडी में, सेंट्रोसोम वो क्या करता है, दूसरे सेल जो होते हैं उसको फ्यूजन कह सकते हैं, विखंडन यानी फ्यूजन करता है, विखंडन करता है उसको। मतलब दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, मैं बताऊंगा आगे पढ़ाऊंगा। तो सेंट्रोसोम का सेल डिवीजन करता है, इससे क्या है नया सेल बनता है। वो नया सेल जाके हमारे पुराने सेल जो मरे हुए सेल मर जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं उनकी जगह ले लेते हैं। तो सेंट्रोसोम होता है। तो रीजनरेशन यानी इसी तरह हमारे बॉडी में कोई भी पार्ट डैमेज हो गया तो उसका जनरेशन कैसे होता है, तो वो सेल डिवीजन के कारण होता है। तो हमारे बॉडी में बताइए फ्रेंड, कौन सा ऐसा अंग यानी कौन सा ऑर्गन है जो बहुत फास्ट रिकवरी होता है, यानी इसका रीजनरेशन होता है। तो फ्रेंड मैंने बताया था लीवर जो होता है फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा क्या करें, क्या फास्टेस्ट कह दीजिए, फास्टेस्ट रीजनरेशन होता है। ठीक है फ्रेंड। तो मैंने ये इस क्यों होता है, ये बहुत जल्दी करता है। यहाँ सेल डिवीजन जो होता है फ्रेंड बहुत जल्दी एक्टिव, यहाँ सेल डिवीजन जो होता है सेंट्रोसोम बहुत एक्टिव होता है, सेंट्रोसोम जो कि वहाँ पर रीजनरेशन करता है। सेकंड फ्रेंड मैंने बताया था कि मतलब कम यानी लिस्ट यानी सबसे कम कहाँ होता है, तो हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन में होता है, ब्रेन में जो होता है रीजनरेशन बहुत कम होता है। क्यों होता है फ्रेंड, वो मैंने बताता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोसोम की एब्सेंट होता है, यहाँ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। फ्रेंड देखिए क्या होता है कि हमारे ब्रेन में दो तरह के सेल पाए जाते हैं। एक तो हमारा मतलब ग्लियल सेल होता है, दूसरा हमारा न्यूरॉन सेल होता है। तो न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम का एब्सेंस पाया जाता है, यहाँ पर मौजूदगी नहीं है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है न्यूरॉन्स में। ग्लियल में पाया जाता है, ग्लियल में पाया जाता है फ्रेंड, ग्लियल में पाया जाता है जो सेल में सेंट्रोसोम, वो ग्लियल सेल जो होता है फ्रेंड, उससे हमारे सेल में क्या दिमाग में क्या होता है फ्रेंड, सेल डिवीजन होता है, जिससे ब्रेन ट्यूमर का होने का खतरा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, देखिए फ्रेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपके पास सेल का स्ट्रक्चर होगा। ये सेल जो बना हुआ है यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। ये जो आपको दिख रहा है ये बाहर से बाउंड्री तरह की बाउंड्री जैसी बनी हुई है, बाउंड्री जिसको हम बोल रहे हैं। ये बाहर वाला जो कह सकते हैं घेरा है, जिसको घेरा हुआ है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यानी किसी भी आउटर लेयर कह दीजिए आप, बाहर का लेयर यानी बाहरी परत जो किसी भी चीज़, हम लोग का स्किन है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हम लोग बने हुए थे, हमारा स्किन जो अब दिख रहा होगा, स्किन जो हम लोग बॉडी का होता है, ये अंदर के हमारे ऑर्गन्स को क्या किया हुआ, कवर किया हुआ है। यहाँ पे हमारे बोन्स को भी कवर किया हुआ है स्किन ने। तो स्किन एक तरह से हम कह सकते हैं, अगर हमारा पूरा बॉडी सेल है, अगर हमारा पूरा बॉडी एक सेल है तो स्किन इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो उसी तरह फ्रेंड सेल जो है, सेल के क्या होते हैं जो ये अंदर पाए जाते हैं, जो ये दिखाई दे रहा है सेंट्रोसोम है, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। तो इस सेल के ऑर्गन्स हो गए। ये जो बाहर जो लेयर दिखाई दे रहा है, ये लेयर हो गया इसका स्किन, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्रेंड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रेंड प्रोटीन का बना होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोटीन का। वैसे मैंने क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया था, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तो क्लास में काफ़ी खामियाँ भी थी, तो इसलिए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्रेंड, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रोटीन का। ठीक है फ्रेंड। दूसरा फ्रेंड क्या, जितने भी सेल के ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। देखिए अंदर ही पाया जा रहा है आपके सामने, जो बाहर लेयर हो गया इसके अंदर सारे वो पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जितने भी ऑर्गन्स है उसके भीतर पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें फ्रेंड, एक ऐसी झिल्ली हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझिए। हिंदी मीडियम वाले भी अभी कहेंगे कि सर आप हिंदी में बताइए। तो मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली होता है फ्रेंड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है फ्रेंड जिसमें आप बाहर से मतलब अंदर प्रवेश कर सकता है, यानी बाहर से ऐसा बना हुआ है इसमें से कोई चीज़ अंदर थोड़ा जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन अंदर से बाहर आने की संभावना नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड। सेकंड था, उसके बाद हम बताया था सेल वॉल। तो फ्रेंड यहाँ हमारा जो सेल दिखाई दे रहा है, ये सेल फ्रेंड ह्यूमन्स का सेल है, यानी ह्यूमन कह दीजिए या एनिमल सेल है, ह्यूमन नहीं एनिमल सेल का है।
तो आपको पता है कि इंसान भी तो ह्यूमन ही है, ह्यूमन से ही बना हुआ है। हम लोग जो पूर्वज थे तो बंदर ही थे, आपको पता होगा। तो एनिमल सेल है फ्रेंड, तो जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल से में एब्सेंट रहता है, यानी अनुपस्थित रहता है। तो अनुपस्थित रहता है इसमें ह्यूमन सेल में सेल वॉल। लेकिन फ्रेंड वो प्लांट्स जो होते हैं हमारे, प्लांट्स में सेल वॉल पाए जाते हैं। तो एग्जांपल के मैं डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। जो हमारे पास ये डायग्राम है, देखिए ये अगर ऐसे बाहर लेयर ऐसे बन जाती है, तो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये डबल लेयर कह सकते हैं आप। इसका एक ऊपर से लेयर, यानी जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ऊपर से एक लेयर बन जाए, वही फ्रेंड होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल प्लांट्स में पाए जाते हैं और ज़रूरी भी है पाया जाना, क्योंकि देखिए फ्रेंड एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अगर कोई टच करे, कोई नुकसान पहुंचने वाला होता है, डैमेज होने वाला होता है, तो वो अपना रक्षा करने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके पास हाथ पैर दौड़ने के लिए, बचाव करने के लिए हाथ वगैरह भी होते हैं। लेकिन फ्रेंड प्लांट्स जो मतलब जीव है, लिविंग थिंग्स आपको पता है, लेकिन उसमें हाथ पैर नहीं होता, वो अपना रक्षा नहीं कर सकता है। तो अगर प्लांट्स में आप देखते हैं कि आप खुद ही मतलब दूसरों को छोड़िए, आप अपने पे, आप खुद पे ही एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिएगा कि आप जब भी कहीं बैठे होते हैं या प्लांट जब छाँव होता है, गर्मी लगता है, फिर प्लांट की चले जाते हैं, तो प्लांट की जाके ऐसे आप खड़े हो जाते हैं, तो सहारा लेके ऐसे खड़े हो जाते हैं। फिर आप ज़्यादा होता है तो आप वहाँ पर जाके ऐसे मुक्का मारते हैं, तो यानी प्लांट्स को आप डैमेज कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स को डैमेज जब आप कुछ नुकसान पहुंचाना ट्राई कर रहे होते हैं, तो सेल वॉल जो होता है उसका बाहरी लेयर जो होती है उसको सुरक्षा यानी उसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल इसीलिए प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड सेल वॉल जो होता है वो क्या चीज़ का बनता है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि सेल वॉल जो होता है कौन सी चीज़ का बना हुआ है। जैसे मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन का बना होता है। तो सेल बताइए, सेल वॉल बताइए किसका बना होता है। तो सेल वॉल देखिए फ्रेंड, ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। हिंदी में, इंग्लिश में सेल्यूलोज ही होता है। आप देखते होंगे सेल्यूलोज को, आपने देखा भी है। आप देखे होंगे, आप जो क्लोथ्स पहनते हैं, यानी सूती के वस्त्र पहनते हैं, या आप जो पेपर नोटबुक पर लिखते हैं, वो सभी फ्रेंड सेल्यूलोज का ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया सेल्यूलोज के बारे में पता लग गया। तो चलिए फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट था वो था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो फ्रेंड देखिए माइटोकॉन्ड्रिया देखिए आपके पास स्ट्रक्चर एनिमल सेल में ही पाया जाता है और प्लांट्स में, यानी सिर्फ फ्रेंड सेल वॉल को छोड़कर एनिमल में और प्लांट्स में तकरीबन ज़्यादातर क्या होता है, कॉमन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ, सब में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, लेकिन अब छोटा अक्षर होगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो कैमरा इसको कैप्चर करने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड ये एक किसी भी सेल में एक पावर हाउस का काम करता है। पावर हाउस अगर आप आसान भाषा में समझे फ्रेंड, तो पावर हाउस क्या है, आपके घर में बिजली आती है फ्रेंड, तो किसी न किसी पावर स्टेशन से वहाँ बिजली जनरेट होता है, उसके बाद आपके यहाँ आता है ना। तो इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है, उसके अंदर एनर्जी क्या होता है, बनता है। उसके बाद एनर्जी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपके पूरे बॉडी में जाकर उसको बांटा जाता है, दिया जाता है, उससे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद फैलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड माइटोकॉन्ड्रिया का एक और बात है, उसके जो देखिए मैंने अभी काफ़ी कुछ बताया, उसके जो डिस्कवरर थे, यानी खोज जिसने किया था, उसका नहीं पूछता है, लेकिन कुछ जो मैं बताऊंगा आपको कि इनकी खोज करता है, यानी डिस्कवरी इन्होंने किया है, तो आप उनका याद नाम रखिएगा। तो फ्रेंड जैसे मैंने सेल के बारे में बताया, तो उनका याद रखना होगा आपको। सेकंड में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की जिन्होंने खोज की थी वो थे ओल्टमैन ने खोज किया था। ठीक है फ्रेंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोला जाता है। सेकंड में फ्रेंड रेस्पिरेशन, जो भी हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का जो काम करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एक होता है क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्रेब्स साइकिल से ही हमारे बॉडी में एनर्जी निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल जब चलता है फ्रेंड, 38 एटीपी बनता है। 38 टीपी एनर्जी बनता है। 38 यानी 38 एटीपी बनता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एग्जाम में ग्रुप डी के एग्जाम में आया था एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए सेम है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है फ्रेंड, अगर 38 एटीपी होगा यानी 38 एटीपी होगा तो एक ग्लूकोज बनेगा, जो कि आपको एनर्जी आपकी बॉडी के लिए वो देगा। ठीक है फ्रेंड, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद था गोल्जी बॉडी आपको मैं दिखाता हूँ। गोल्जी बॉडी कहाँ है, गोल्जी बॉडी फ्रेंड ये बना हुआ है गोल्जी बॉडी। ये मैं अभी यहाँ पर सर्कल यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ये गोल्जी बॉडी है।
तो गोल्जी बॉडी फ्रेंड ये किसी खोज अगर इनका तो नाम वैसे इनका नेम तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इनका नेम से ही इनके नाम पर रहा है इसका। गोल्जी है कि फाउंडर थे उसका नाम भी था कैमिलो गोल्जी, तो ठीक है, तो इसका आएगा ही नहीं, तो इसका नाम रखने की याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको, अगर आ गया तो आप टिक भी कर सकते हैं। तो गोल्जी बॉडी का काम फ्रेंड क्या है, ये एनर्जी को ट्रांसपोर्टेशन करता है। मैंने क्या बताया, अभी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बताया था ना, तो क्या तो एनर्जी बनाता है लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट यानी फैलाने का काम करता है गोल्जी बॉडी। ओके फ्रेंड। सेकंड था वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के बारे में था फ्रेंड, तो वैक्यूल्स के बारे में भी जान लीजिए। वैक्यूल्स एक तरह से नलिकाएं बोल सकते हैं, पाइप की तरह का स्ट्रक्चर होता है, लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, पाइप की तरह कह सकते हैं आप इसको। वैक्यूल्स का काम होता है फ्रेंड ये वाटर को स्टोर करना, वाटर को ही क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, पानी को एकत्रित करते हैं। ओके फ्रेंड। और फ्रेंड एक और चीज़ इसके बारे में ध्यान रखिएगा, एनिमल में स्मॉल पाया जाता है, वैक्यूल जो होता है एनिमल में छोटे होते हैं और प्लांट्स में लंबे होते हैं। उसका कारण भी समझ लीजिए, कंसेप्ट भी समझ लीजिए। देखिए क्या होता है फ्रेंड, एनिमल को जब प्यास लगता है, जब भी जरूरत पड़ता है पानी, वो जाकर खुद से अपने सक्षम में जाकर पी सकता है। लेकिन फ्रेंड प्लांट्स बेचारा एक जगह पर ही टिका हुआ होता है, तो अगर इंसान जाता है उसको पानी उसके जड़ों में डालता है तब उसको पानी मिलता है, सुबह शाम ही आदमी डालता है, 24 घंटा उसको पानी दिया नहीं जाता है। तो क्या करता है फ्रेंड, वो पानी जब उसको हम लोग डालते हैं प्लांट्स को, आप देखे होंगे गमले वगैरह में जब घर पर डालते होंगे, तो पानी को क्या करता है फ्रेंड, तो स्टोर कर लेता है। तो देखिएगा प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। मैं मेरा ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है फ्रेंड, आप समझने का तो ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए ये प्लांट से बना हुआ है, अगर यहाँ पानी डाल दिया फ्रेंड, यहाँ पानी हमने छोड़ देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो क्या होगा यहाँ वैक्यूल्स की जैसे नलिकाएँ यानी नलिकाएँ जैसे इसका बना हुआ होता है। तो फ्रेंड बताइए, हम लोग पानी पीते हैं ऊपर से, हम लोग मुँह से पानी पीते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में नीचे की तरफ जाता है। लेकिन फ्रेंड प्लांट्स में क्या होता है, उसके जड़ में पानी देते हैं। यहाँ अगर वैक्यूल्स छोटे होंगे, अगर एग्जाम्पल के छोटे होंगे, तो पानी यहाँ पत्ते तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और हो सके संभावना है कि पहुँचे भी नहीं। तो इसलिए इनके ऊपर तक यानी इनके हाइट तक पानी ले जाने के लिए वैक्यूल्स क्या होने, लंबे होने जरूरी होते हैं, नलिकाएँ लंबी होनी जरूरी होती है। इसीलिए प्लांट्स में वैक्यूल्स लंबे पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ओके। और एनिमल में छोटे पाए जाते हैं। ये सब आप याद रखिए, कंसेप्ट एग्जाम में आ जाता है, वैक्यूल्स किसमें लंबे छोटे पाए जाते हैं। लास्ट हम जो बताए थे आपको सेंट्रोसोम बताए थे, इसके बाद हम पार्ट 2 बताएंगे। सेंट्रोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह दीजिए ऑर्गन कह सकते हैं आप इसको, सेल का है। देखिए सेंट्रोसोम हिंदी इंग्लिश में भी सेम है, सेंट्रोसोम ही बोला जाता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है। मैंने बताया था सेल डिवीजन, अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने जिम से रिलेटेड, तो वही बात है फ्रेंड। सेंट्रोसोम क्या करता है, हमारे सेल का डिवीजन करता है, जो कि हमारे जाके वो क्या करता है, फिर हमारे जो भी हमारे डैमेज सेल होते हैं उनको जाकर हटाकर नए सेल वहाँ पर रखता है, तो सेल डिवीजन का काम करता है। तो जैसा कि फ्रेंड सेंट्रोसोम था जो वो ब्रेन में एब्सेंट रहता है और आपके लीवर में काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रेजेंट रहती है, मैंने जैसे बता दिया था उसके बारे में। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट था ईआर। ईआर यानी क्या होता है, ईआर मैं बता दूं फ्रेंड, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं। ओके फ्रेंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में भी यही रहता है, इंग्लिश में भी यही रहता है फ्रेंड। तो इसके बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेंड 2 प्रकार के होते हैं, मैं बताऊंगा उसके बाद में, लेकिन इसके कुछ की पॉइंट्स यानी किस नाम एग्जाम में आ सकता है जिस की पॉइंट से, वो मैं आपको सामने डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आएगा ये, इसको पिलर ऑफ सेल बोला जाता है। क्या बोलता है, पिलर ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पिलर ऑफ सेल फ्रेंड, क्योंकि ये शेप प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को, कह सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको, चौरस यानी यहाँ दिखाई दे रहा है चौरस है ये, है ना, मतलब एक रेक्टेंगल की तरफ में, रेक्टेंगुलर की तरफ में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कई बार सेल जो होते हैं फ्रेंड वो आपको ऐसे गोल होते हैं दिखाई देते हैं, कई बार टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देते हैं। यानी ये सब क्या होता है फ्रेंड, शेप प्रोवाइड, शेप अलग अलग होते हैं सेल के। तो इन्हीं सभी को सेल को, जो भी सेल जो होती हैं, सेल को अगर शेप यानी उनका आकार जो है वो कौन निर्धारित करता है, वो करता है ईआर। तो ईआर को हम पिलर ऑफ सेल बोलते हैं। ये क्या सकता है एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज ए पिलर ऑफ सेल, तो आप बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड आ सकता है आपको पास कि किसी भी सेल का बोन क्या होता है, बोन मतलब हमारे सेल का बोन क्या है। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन में देखते होंगे फ्रेंड, बोन्स होते हैं जो उसको उसके रूप को यानी उसके शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह जो ये है जो ईआर जो है, ये बोन ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उनको शेप प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने पिलर बताया उसी तरह ये बोन हो गया, तो शेप प्रोवाइड करता है, उसको आकार देता है, बोन ऑफ सेल बोला जाता है इसको। ये 2 चीज़ें आपको याद रखना होगी, पिलर और बोन याद रखना पड़ेगा, ईआर को बोला जाता है।
उसके बाद फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है फ्रेंड। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं यहाँ देख लीजिए। 2 टाइप्स, एक होता है रफ ईआर, रफ में लिख देता हूँ, ईआर आप समझ जाइएगा। ईआर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है स्मूथ ईआर, ठीक है, यानी स्मूथ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिए। और मैं बताता हूँ ये दोनों की खासियत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फ्रेंड क्या है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, आपको डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर बनना हो तो आपको डीपली पढ़ना पड़ता है, पता है। डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल लेकर पूरा डीपली पढ़ना है, क्योंकि आपको यहाँ पर एग्जाम निकालना है, ना कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए मैं जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जैसे एग्जाम में आएगा उतना ही आपको बताते चलूँगा साथ में। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है उसका ईआर का, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। यहाँ इसका मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 भाग में, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बिंदी बिंदी डाल देता हूँ, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया स्मूथ, हो गया, ये हो गया रफ, मतलब ये हो गया रफ ईआर में लिख देता हूँ, रफ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया स्मूथ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया स्मूथ, ठीक है फ्रेंड। जो ये स्मूथ वाला होता है फ्रेंड, ये यहाँ पर फैट का फॉर्मेशन होता है, फैट का फॉर्मेशन होता है, फैट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ फैट बनता है, वसा बनता है, ठीक है। तो स्मूथ ईआर जो होता है यानी स्मूथ जो यानी क्या से प्लेन यानी मुलायम, स्मूथ यानी मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो वसा का निर्माण करता है। सेकंड फ्रेंड जो रफ वाला होता है ये प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक है, प्रोटीन बनाने में काम आता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है। प्रोटीन यानी आ गया रफ ईआर। तो फ्रेंड देखिए रफ ईआर मतलब खुदरा, वहाँ पर जो होगा मुलायम नहीं होगा, खुरदर यानी ऊबर खाबर टाइप का रास्ता चीज, जो ऊबर खाबर जैसा ये स्ट्रक्चर होगा ईआर, ठीक है फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो राइबोसोम करता है, आपको मैं बताऊंगा, जब इस बार राइबोसोम बताऊंगा तो मैं बताऊंगा प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो फ्रेंड जो ईआर में जो दाने दाने मैंने यहाँ लिखा है, ये दाने दाने जो बताया मैंने, ये जो बिंदी बिंदी में लगाई है मैंने, ये फ्रेंड राइबोसोम ही होता है, इसको राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। यही राइबोसोम होता है, ईआर में प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन बनाने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो और फ्रेंड 2 प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, वो मैं जब राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो आपको राइबोसोम बताऊंगा, तो या फिर इसके बाद राइबोसोम का ही नंबर है। तो जान लेते हैं राइबोसोम के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड राइबोसोम ये लिख देता हूँ मैं, राइबोसोम, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान सुनिए, आपको याद हो जाएगा। राइबोसोम को फ्रेंड जैसा कि फ्रेंड मैंने बताया प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं फ्रेंड। हमारे बॉडी में 10 अमीनो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, यानी अननेसेसरी हमारे लिए प्रोटीन बनाने के लिए अननेसेसरी नहीं होते हैं। ये हमारे बॉडी में जैसे मतलब कुछ बिना काम की कोई काम नहीं कर रहे हैं इसलिए वो प्रेजेंट होता है 10 ऑलरेडी। और 10 जो होते हैं 10 अमीनो एसिड हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं फूड के द्वारा। 10 अमीनो एसिड हम फूड को साथ कंज्यूम करते हैं, टोटल 20 अमीनो एसिड हो गया। 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ओके फ्रेंड, ये आप जान लीजिए, यानी 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए काफ़ी जरूरी पड़ता है। जैसे मैंने बताया था सेंट्रोसोम में, हमारा सेंट्रोसोम में बताया था कि जैसे हमारा कोई सेल डैमेज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, प्रोटीन वगैरह भी इनहेल करते हैं, लेते हैं, जिससे क्या होता है कि सेंट्रोसोम को ताकत मिलती है कि वो आपको नया सेल का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर में विकास करने, वृद्धि करने के लिए, बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए और फ्रेंड एनर्जी के लिए बोला है। तो और एक और बात फ्रेंड, प्रोटीन को लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, प्रोटीन को लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है, लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं इसको हम प्रोटीन को, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, प्रोटीन को लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। 2 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, 2 प्रकार के आपको पता है। सेल फ्रेंड 2 टाइप्स के हैं, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स। 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं ना, यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स पाए जाते हैं। तो इसी तरह प्रोटीन भी जो है फ्रेंड आपको 2 प्रकार के हैं, 70S और 80S। तो फ्रेंड देखिए राइबोसोम जो है 2 प्रकार के बनाता है, यहाँ राइबोसोम मिट गया है, मैं लिखता हूँ फिर से। राइबोसोम 2 प्रकार के प्रोटीन बनाता है, एक बनाता है 70S यानी S का मतलब है सेंटीमेंट्री, ठीक है, और 80S
ओके। तो फ्रेंड देखिए जो सेमेंटियस होता है फ्रेंड, ये आपको प्रोकैरियोटिक एनिमल, प्रोकैरियोटिक एनिमल्स कौन से होते हैं फ्रेंड, जो एनिमल्स में सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक ही सेल पाया जाता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गए क्योंकि उनमें एक ही सेल पाया जाता है। तो यूनिसेलुलर होते हैं, उनको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है, उनमें ये 70 प्रोटीन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। मेरा फ्रेंड स्पेलिंग में मत दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। सेकंड आता है यूकैरियोटिक्स होता है। यूकैरियोटिक्स में फ्रेंड ये दो प्रकार के मैंने बोला एटीएस पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं फ्रेंड, क्योंकि उनको जो हमारे एनिमल्स में बहुत सारे सेल होते हैं, उनको एनर्जी काफ़ी जरूरत, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो एटीएस पाया जाता है एनिमल्स में। हमारा इसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सेल। ये जो न्यूक्लियस है फ्रेंड, इसको हिंदी में केंद्रक बोला जाता है। केंद्रक बोला जाता है हिंदी में फ्रेंड। इसका फाउंडर का नाम याद रखना पड़ेगा, जो इसके डिस्कवरर थे उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। इसके जो फाउंडर थे जिन्होंने खोज किया था उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को खोज किया था। ठीक है फ्रेंड, रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके फ्रेंड, तो रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने किया था, और ये जो है सेल के सेंटर में पाया जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा सेल है, ये सेल के डायग्राम में देखिए, सेंटर वाला पार्ट जो है फ्रेंड, ये ही न्यूक्लियस है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका कुछ की पॉइंट से आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड। इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल, यानी सेल का ब्रेन बोला जाता है, इसको ब्रेन ऑफ सेल। ओके, अगर हम टेक्निकल भाषा में कहें, जैसे CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और कंप्यूटर का ब्रेन है ना, CPU क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, उसी तरह इसको हम बोल सकते हैं सेल का CPU बोल सकते हैं। अभी आ सकता है कि विच ऑर्गेनिज्म नोन एज द CPU ऑफ सेल, तो CPU बोल सकते हैं इसको हम ब्रेन, ऐसे सेल का, तो उसी तरह ब्रेन भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड। सेकंड चीज़ फ्रेंड, एक इसके बारे में जानिए, एक किस चीज़ का बना होता है। तो ये फ्रेंड इसमें 90% जो होता है, 90% होता है प्रोटीन, और 10% होता है DNA और RNA, यानी DNA प्लस RNA। RNA क्या होता है, DNA का डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड प्लस RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये ना ये होता है फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म। ये जब हम क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे उसमें आपको जेनेटिक्स के बारे में जो पढ़ाएंगे, तो DNA RNA के बारे में अच्छे से समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इतना जानिए, 90% होता है प्रोटीन, 10% होता है DNA प्लस RNA। तो फ्रेंड एक और चीज़ आप जान लीजिए इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। आप जब आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे जो कैसे DNA निकाला जाता है न्यूक्लियस, सब उसमें समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड। और इसमें फ्रेंड कुछ अलग चीज़ें भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ अलग चीज़ें भी पाई जाती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार होता है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियस के बाद लाइसोसोम होता है। अगर फ्रेंड सेल में कोई और, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, मैंने बताया था कि वो पावर हाउस ऑफ सेल है। राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना है, और सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन काम करना। अगर फ्रेंड काम करने को अगर ऑर्डर करता है, कौन देता है उनको ऑर्डर कि तुमको प्रोटीन बनाना है, तुमको पावर हाउस बनाना है, तो न्यूक्लियस ही उनको ऑर्डर देता है काम करने का। काम जो भी वो करते हैं तो न्यूक्लियस उनको ऑर्डर देता है, एक तरह से भी कह सकते हैं। जैसे ब्रेन है, तो जैसे हमारा दिमाग हमको, हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे पूरे दूसरे अंग को, हाथ को, पैर को चलने का ऑर्डर देता है, हाथ को लिखने का ऑर्डर देता है। उसी तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे ऑर्गन को काम करने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद आता है लाइसोसोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसके भी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जान लीजिए। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, पहले इसके बारे में जानिए। इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये जान लीजिए पहले क्या होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फ्रेंड वो एंजाइम होता है जिसमें क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जो जैसे तेजाब समझते हैं, तेजाब, तो आपको पता है HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl H2S पर हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे हाइड्रोलाइटिक एक तेजाबी तरह का मतलब लिक्विड है, तेजाबी टाइप का लिक्विड हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है फ्रेंड। इसमें क्या होता है, तेजाब की तरह होता है। अगर कोई ऑर्गन, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, मैं न्यूक्लियस ने सेंट्रोसोम को कहा कि तुम काम करो,
सेल डिवीजन करो। मतलब जो न्यूक्लियस ने कहा सेंट्रोसोम को सेल डिवीजन करो, तो सेंट्रोसोम का मूड आज नहीं है काम करने का। वो बेचारा अपनी पत्नी से तंग आकर को काम करने का मन नहीं कर रहा है, सेंट्रोसोम को तो दुखी है, वो कह रहा है मैं नहीं करूँगा। तो न्यूक्लियस सजा नहीं देगा उसको, न्यूक्लियस उसको मारेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, लाइजोसोम को जाएगा, लाइजोसोम को कहेगा काम करो, वो काम नहीं करो, उसको सजा दो। ये क्या करेगा, लाइजोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम के पास जाएगा, सेंट्रोसोम के ऊपर क्या करेगा, अपना जो हाइड्रोलाइटिक उसके पास एंजाइम है उस पर छिड़क देगा, यानी उस पर सेक्रेटरी कर देगा, यानी उसको सेक्रेशन कर देगा, उसके ऊपर छिड़काव कर देगा, जिससे क्या होगा, सेंट्रोसोम मर जाएगा। क्या होगा, सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम क्या हो जाएगा, मर जाएगा उस टाइम। तो नया सेंट्रोसोम न्यूक्लियस, फिर उसके बाद नया न्यूक्लियस, नया सेंट्रोसोम बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये काम करता है। सेकंड बात, अगर ये फ्रेंड क्या होता है, वो अपना बहुत ही ईमानदार होता है, ये जो होता है लाइजोसोम बहुत ईमानदार होता है। कल को इसको मूड करने का काम नहीं किया, अगर इसका बोला कि मेरा आज मूड नहीं काम करने का, तो ईमानदार आदमी है, धर्म से बंधा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या करता है, खुद को सजा दे देता है। खुद को सजा कैसे देता है फ्रेंड, ये सुसाइडल बैग इसको इसलिए बोला जाता है। क्या करता है, एक थैली होता है, इसमें आपको पता है थैली में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, मैंने बताया। तो क्या करता है, अपने आप को फाड़ लेता है, यानी ब्लास्ट कर लेता है। ब्लास्ट करने के बाद खुद को डेड कर लेता है, काम ना करे तो। सॉरी फ्रेंड, तो ये सुसाइडल बैग इसलिए इसका नाम पड़ा था। ओके फ्रेंड, ये चीज़ जैसी कुछ इसके बारे में। और इसको क्लीनेज का काम है, इसका काम क्या है, क्लीनेज का। क्लीनेज का मतलब क्या होता है, कोई अगर सेल में कोई जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, गोल्जी बॉडी मर गया, तो उसको क्लीन करने का, वो साफ करने का काम भी क्लीनेज का काम करता है। तो ये क्लीनेज का काम भी करता है। ओके फ्रेंड, ये रहा लाइजोसोम के बारे में कुछ। इसके बाद आता है फ्रेंड हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सर एक फ्रेंड एक और चीज़ इसके बारे में जान लीजिए, लाइजोसोम जो होता है वो ब्लड में एब्सेंट होता है, ब्लड में नहीं पाया जाता है। ब्लड में क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी ब्लड में नहीं पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार होता है एग्जाम में घुमा कर पूछ देता है कि ये बताइए कौन सा ब्लड में नहीं पाया जाता है। तो ये जो ये होता है लाइजोसोम होता है फ्रेंड, ये नहीं पाया जाता है ब्लड में। न्यूक्लियस जो फ्रेंड, न्यूक्लियस भी हमारे आरबीसी में नहीं पाया था। न्यूक्लियस जो आरबीसी का पता है आपको, फुल फॉर्म क्या होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है ना, तो सेल नहीं होता फ्रेंड, सेलुलर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होता है, तो उसमें भी न्यूक्लियर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और इसी तरह लाइजोसोम भी ब्लड में नहीं पाया जाता है। ओके फ्रेंड, साइटोप्लाज्म जानिए, साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ जानिए, क्या होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्रेंड एक लिक्विड है, ये एक फ्लूइड है जो सेल के भीतर पाया जाता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया था, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो बाहरी लेयर है क्या है, बाहरी लेयर ये फ्रेंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में देखिए फ्रेंड, जो खाली खाली जगह है, यहाँ पर जो खाली जो जगह दिखाई दे रहा है, ये खाली जगह नहीं है फ्रेंड, ये है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म फ्रेंड क्या है, ये पाया जाता है आपका कहाँ पर, सेल के भीतर पाया जाता है। इसका काम क्या है फ्रेंड, ये सेल को सूखने नहीं देता है, सेल के अंदर फ्लूइडिटी रहता है। आपको भी पता है कि हमारे बॉडी के अंदर भी पानी पाया जाता है, उसी तरह सेल को भी एक तरह फ्लूइड की जरूरत पड़ती है, यानी उसको एक लिक्विड की जरूरत पड़ती है। तो वही तरल पदार्थ में पाया जाता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटो यानी सेल, साइटो को मैंने बताया था क्या होता है, सेल का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। उसी तरह साइटोलॉजी यानी हो गया साइटोलॉजी का नाम है साइटोप्लाज्म। प्लाज्म यानी प्लाज्मा, प्लाज्मा एक तरह का फ्लूइड होता है, उसी तरह साइटोप्लाज्म हो गया, ये पाया जाता है सेल के भीतर। इसका काम क्या होता है, देखिए तो पहली बात कि सूखने नहीं देता है, क्या करता है, ये सेल को ड्राई नहीं होने देता, ड्राई नहीं होने देता है, सेल को ड्राई नहीं होने देता। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड एक और बात, इसका काम, मेन काम देखिए, मेन काम इसका ये है कि जो हम आपको पता है कि फ्रेंड अगर इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होंगे तो ये पता है आपको, सभी अपने आप सभी स्वतंत्र है, चलने फिरने में सभी स्वतंत्र, सभी एक ना एक ऑर्गन्स है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर लिक्विड नहीं होगा, तो फ्लूइडिटी नहीं होगी, तो क्या होगा, ये गोल्जी बॉडी चल के माइटोकॉन्ड्रिया के पास आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया चल के ईआर के पास आ जाएगा ना, तो आगे आपस में टकराने की इनकी संभावना हो जाएगी, टकरा सकते हैं और नुकसान पहुँचा सकते हैं दूसरे को। इसलिए इसमें साइटोप्लाज्म बनाया गया, रखा गया है कि ताकि इनके भीतर जो है दूरियां जो है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो बरकरार रखा जा सके। इसलिए साइटोप्लाज्म की जरूरत पड़ती है उनको दूसरे मटेरियल से दूर रखने के लिए, टकराने से बचाने के लिए। उसके बाद फ्रेंड आता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों, देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म नाम से पता लग रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है
कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रेंड वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के भीतर एक सेल है, उसमें सॉरी न्यूक्लियस के भीतर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना, ये न्यूक्लियस का फ्लूइड है, न्यूक्लियस का फ्लूइड है। ओके फ्रेंड, इसके बाद आता है फ्रेंड हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म भी जान लीजिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइट, यहाँ पर साइट सॉरी यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। देखिए फ्रेंड क्या है, जो हमारा नेक्स्ट क्या था प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर जो बनाते हैं वो होता है प्रोटोप्लाज्म। यानी जो फ्लूइड पाया जाता है न्यूक्लियस में और जो सेल में फ्लूइड पाया जाता है, उस दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। ओके फ्रेंड, तो एक बार क्या होगा, देखिए क्या होता है कि किसी भी अगर सेल में से न्यूक्लियस निकाल लिया जाए तो सेल तब भी डेड नहीं होता है। अगर सेल में से अगर उसको अगर ये सेल में से अगर हम ये निकाल ले, साइटोप्लाज्म निकाल लें, यहाँ से हम इंजेक्ट करके साइटोप्लाज्म निकाल ले, तो क्या इस सेल डेड हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, अगर हम, क्योंकि इसका ब्रेन तो दिमाग है, वो कोमा में जैसे हमारे दिमाग छोटा रहता है तो हम कोमा में चले जाते हैं, वैसे तरह इसका साइटोप्लाज्म निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा मतलब काम करना ज़्यादा सही से निकलेगा, टकराने लग जाएंगे इससे बॉडी। लेकिन फ्रेंड अगर इसको निकाल ले, हम न्यूक्लियोप्लाज्म को निकाल ले, तो काम करना है बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं सेल का फ्रेंड क्या होता है, ये प्रोटोप्लाज्म पता लग गया, न्यूक्लियोप्लाज्म पता लग गया और आपको साइटोप्लाज्म पता लग गया। और जानिए इसके बारे में कुछ। देखिए फ्रेंड, एक होता है सेल, जो होता है सेल का जो मूवमेंट होता है, सेल जो मूव करता है किस प्रकार का करता है, तो फ्रेंड सीलिया और फ्लैजिला नाम का, सीलिया एंड फ्लैजिला, स्पेलिंग फ्रेंड गलत हो सकता है, आप स्पेलिंग मत देखिए। फ्लैजिला नाम का जो मूवमेंट होता है, देखिए जो सेल जो मूवमेंट करता है चलता है वो फ्लैजिला, और सीलिया जो मूवमेंट है फ्लैजिला है। फ्लैजिला दूसरा स्पेलिंग हो गया है, मैंने बोला फ्लैजिला। फ्लैजिला दो तरह का मूवमेंट होता है सेल का फ्रेंड। देखिए सेल जब मूव करता है तो उसको मूवमेंट को बोलते हैं सीलिया और फ्लैजिला। ये फ्रेंड क्या होता है, स्मॉल जो सीलिया होता है, स्मॉल जो सेल होते हैं, छोटे सेल होते हैं, उनमें सीलिया से मूवमेंट, जो मूवमेंट होता है वो सीलिया बोला जाता है। फ्लैजिला को बड़े बड़े जो सेल होते हैं उसमें मूवमेंट होता है। जैसे और इनका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, जैसे मान लीजिए सेल हो गया, सेल हो गया, इनका जो सीलिया है या फ्लैजिला है उनको इसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेल के बाहर ऐसे थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा, मतलब सेल तो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है फ्रेंड, उसी में ये उसके बाल जो उसके हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं बाहर सेल के, जो उसको मूव करने में ये थोड़ा मूव करेगा, ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, ताकि वो मूव कर सके। तो ये मूव करने के लिए हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं फ्रेंड। ओके, और नेक्स्ट है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या होते हैं फ्रेंड, ये जान लीजिए। ये जो होते हैं प्लास्टिक्स फ्रेंड, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। मैंने जैसे बताया था सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल जो है फ्रेंड वो सिर्फ आपके प्लांट से पाया जाता है। उसी तरह प्लास्टिक जो फ्रेंड ये आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। हमारे पास जो अभी स्ट्रक्चर है सेल का, यह फ्रेंड है एनिमल सेल का, तो इसमें प्लास्टिक एब्सेंट है, नहीं पाया, अनुपस्थित है। तो फ्रेंड जानिए प्लास्टिक्स के बारे में। ये 3 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से आप लोग सब वाकिफ होंगे, आप लोग जानते होंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। क्लोरोप्लास्ट फ्रेंड ये पौधों को हरा कलर प्रोवाइड करता है, उनको हरा रंग जो होता है उनको देने का काम क्या क्लोरोप्लास्ट का है। तो इसलिए फ्रेंड आप बोल सकते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सूर्य की किरणों के साथ मिलाकर अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो उसे तैयार करने के लिए जो हरा कलर चाहिए होता है, ग्रीन पिगमेंट्स चाहिए होता है। ग्रीन कलर क्या होता है कि वो फूड को क्या कहते हैं उसको बनाने में काम करता है। इसलिए ये क्या क्लोरोप्लास्ट क्या है, हेल्प होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस में काफ़ी हेल्प करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। सेकंड होता है फ्रेंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानिए क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ल्यूको। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है फ्रेंड, ल्यूकोप्लास्ट होता है फूड को स्टोर, यानी देखिए क्लोरोप्लास्ट ने प्रकाश संश्लेषण में उनको हेल्प किया और उनको खाना बनाने में मदद की। उसके बाद तो खाना रेडी हो जाता है, जैसे मान लो हम भी अपने घर में खाना बना लेते हैं, खाना बनाने के बाद खाना खाने के बाद जो बच जाता है हमको स्टोर करना पड़ता है, बचाने के लिए हमको क्या फ्रिज में स्टोर करते हैं। उसी तरह ये फ्रीजर हो सकता है, इसको आप बोल सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट का। ये प्लास्टिक का क्या है, एक तरह से फ्रीजर का काम करता है। ये फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। फूड स्टोर करने का काम किसका है, ल्यूकोप्लास्ट का है। उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्या आता है,
क्रोमोप्लास्ट होता है फ्रेंड। ये होता है क्रोमोप्लास्ट क्या है फ्रेंड, ये क्या करता है, किसी भी आप एग्जाम्पल के लिए आप देखे होंगे गाजर खाते हैं, गाजर का रंग गाजरी जैसे वो बोलते हैं, नारंगी गुलाबी टाइप हल्का हल्का होता है। ऑरेंज का रंग संतरी कलर का होता है, यानी ऑरेंज रंग होता है। तो देखते हैं शलगम का रंग अलग अलग जैसे होता है, सभी कलर यानी कई ऐसे मतलब फल फ्रूट जिनका कलर होता है, तो कलर प्रोवाइड काम करता है। फल्स के सब्जियों के जो उनका रंग होता है, रंग उनको क्रोमोप्लास्ट होता है, तो कलर प्रोवाइड करता है। कलर प्रोवाइड करने का काम किसका है फ्रेंड, क्रोमोप्लास्ट का है। और फ्रेंड इंसान में देखे होंगे, वैसे एक बात बता दूं आपको, हमारे जो इंसान लोग कहते हैं गोरा काला, सब भेदभाव भी करते हैं कि फलाना आदमी गोरा है, ये काला है ना, भेदभाव भी बहुत होता है हमारे समाज में। तो आपको जानना होगा फ्रेंड, जो इंसानों का रंग गोरा होना है ना, तो ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है गोरा होने। 30,000 से 50,000 साल पहले लोग थे तकरीबन जेड ब्लैक, यानी क्या कहते पूरी तरह काले लोग हुआ करते थे। और जैसे मंगरेला के काला रंग बोल देते हैं, साउथ अफ्रीकन जो कलर होता है उनसे भी ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन 30,000 साल के बाद से लोगों का रंग में जो थोड़ा चेंजेस हुआ कि हल्का हल्का रंग में साफ होना हुआ। लेकिन फ्रेंड मैं बता दूँ, एक पिगमेंट होता है मेलानिन नाम का, मेलानिन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट ये क्या करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है उम्र को। पिगमेंट है ये एक तरह सा, ये क्या करता है, ये मेलानिन क्या है फ्रेंड, ये कलर प्रोवाइड करता है इंसानों को। इंसान का रंग जिसमें ये मेलानिन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो क्या होगा फ्रेंड, वो आदमी काला होगा। जिसमें मतलब ज़्यादा जिसमें ज़्यादा मेलानिन पाया जाएगा उतना ही वो डार्क होगा, और जितना कम पाया जाएगा उतना ही वो गोरा होगा। तो अंग्रेजों में जो होते हैं, ये रशियन हो गए, रशियन पीपल्स, उनमें मेलानिन नाम का जो चीज़ें हैं बहुत कम पाई जाती हैं, और जो अफ्रीकन है उनमें मेलानिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहा जाता है फ्रेंड, क्योंकि मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो खाना बनाने में काम करता है। याद रखिएगा, की पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि जो किचन ऑफ सेल बहुत बनाया हुआ है, तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स को खाना बनाने में काफ़ी हेल्पफुल करता है। तो फ्रेंड प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है, जैसे मैंने बताया कि एनिमल में सेल डिवीजन सेंट्रोसोम करता है, वैसे ही प्लांट में सेल डिवीजन सेल प्लेट करता है। सेल प्लेट जो होता है फ्रेंड, प्लांट में क्या करता है, सेल डिवीजन काम करता है। ओके फ्रेंड, ये चीज़ आपको याद रखना होगा, जानना होगा कि तो एनिमल में सेल डिवीजन काम करता है सेंट्रोसोम, उसी तरह सेल प्लेट काम करता है। ये काम करता है आपको सेल प्लेट किसमें, प्लांट में सेल डिवीजन का। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड आप एक और चीज़ जानी है, मैंने आपको 2 तरह सेल बताया, 2 तरह चीज़ें बता दी सेलों के बारे में। 2 प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो फ्रेंड यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख के बताता हूँ, यहाँ पर बनाकर कॉलम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, यूकैरियोटिक सेल हो गया। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रोकैरियोटिक सेल है फ्रेंड, ये होता है वे स्मॉल साइज वाले सेल होते हैं। स्मॉल में होते हैं, साइज में क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं ये। यूकैरियोटिक सेल फ्रेंड ये जो होते हैं ये लार्ज होते हैं साइज में, इनके मुकाबले, यानी प्रोकैरियोटिक के मुकाबले क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड ये यूनिसेलुलर जो होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक सेल होता है, इनमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में मल्टी सेलुलर बोला जाता है। मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, मल्टी सेलुलर सेल बोलते हैं इसको। ओके फ्रेंड, 2 चीज़ें हो गया। और फ्रेंड ये अंडर डेवलप्ड होते हैं। अंडर डेवलप्ड का मतलब होता है कि इनका विकास जो होता है अविकसित होते हैं। अंडर डेवलप्ड का मतलब होता है अविकसित, अंडर डेवलप्ड होते हैं, यानी पूरी तरह विकास हुआ नहीं होता है, ये डेवलप्ड होते हैं। देखिए जैसे अगर एनिमल में पाए जाते हैं तो यानी इनमें सभी प्रकार के जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हो गया, इनमें जैसे कि जैसे प्लांट में प्लास्टिड पाया जाता है, इनमें कुछ लोग प्लांट से संबंधी नहीं है। सेंट्रोसोम हो गया, इनमें सेंट्रोसोम वगैरह नहीं पाया जाता है। काफ़ी जो कि इनमें एब्सेंट रहता है, इनमें डेवलप्ड होता है, यानी काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड कुछ जानिए इनके बारे में। ये हाँ, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं फ्रेंड, ये वायरस बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, ये वायरस में, बैक्टीरिया जो हो गया उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल कौन कौन से है फ्रेंड, ये वायरस बैक्टीरिया हो गया, ये ऑल एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लस प्लांट्स, ये एनिमल और प्लांट्स में
प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा आज का जो है फ्रेंड ये कवर होता है हमारा सेल से रिलेटेड जितना भी था मैंने आपको बता दिया। जितने भी उसके इफेक्ट्स बनते हैं, जितने भी उसके जो कंसेप्ट बनते हैं मैंने देखे। कोई भी जब आप जीएस पढ़ते हैं तो आप कंसेप्ट समझ के पढ़िए, रट्टा मत मारिए। आप अगर मान लीजिए पावर हाउस ऑफ सेल पढ़ के ले हाँ, तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। जितना आप अगर वन लाइनर पढ़ के जाएंगे तो आप एग्जाम में नहीं होगा, आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए उसके बारे में। तो आज हमारा सेल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको कंसेप्ट से मैंने आपको बता दिए। तो फ्रेंड तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब हम आपको सैटरडे और संडे के दिन आपको बायोलॉजी की क्लास देंगे। इसके बाद जो चैप्टर करवाएंगे क्रोमोसोम्स के बारे में कराएंगे, आपको क्रोमोसोम्स क्या है उसके बारे में आपको बताया जाएगा फ्रेंड। तो हमारा ये था क्लास, यहीं पर अब खत्म होता है। स्ट्रेटेजी का जो पोर्शन है मैंने आपको टाइम शेड्यूल बता दिया है कब कब आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम आपको और भी अच्छा आपके लिए कर सकें। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, थैंक यू।